करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा, दो ही लोग हैं, आप लोग मुझे बता दें कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। रेखा, जाहिदा, फंक्शंस क्या होते हैं और हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं। मैम फंक्शंस वो है ना जो आपने कहा था कि रिपीटेड वर्क होता है, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल करके दिखाई दी कि एक ही नंबर को जो था हमें कॉल करनी थी, बार बार उसको कॉल कर रही थी। जो फंक्शन लगाते हैं तो एक ही बार हम करेंगे, फंक्शन लगाएंगे तो वो रिपीटेशन नहीं होगी उसमें। इसका मतलब कि फंक्शन हमारे कोड को तो ज़्यादा छोटा कर कोड होने देगा। की वजह से मतलब बार बार रिपीटेशन करनी पड़े उसकी जो अच्छा सही। तो रिपीटेशन के लिए तो हम फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, फिर उनमें फिर क्या हमें फ़र्क मिली अगर कोड बार बार। है। रिपीटेशन के लिए तो हम फॉर लूप मैम ये यूज़ तकरीबन करते सिमिलर है कि हैं। अच्छा। वन से लेके 100 तक लिखनी है तो हम 100 टाइम उसे टाइप तो नहीं करेंगे ना कि 100 टाइम भाई फॉर लूप से इस्तेमाल करो, नहीं बस हम एक फंक्शन बना के रख देंगे, फिर जब भी फंक्शन को बुलाएंगे वो आएगा और उसकी जगह पे काम करेगा। ओके, मतलब एक काम हमने बना के रख दिया, अब जब भी हमें उसे इस्तेमाल करना है बस हम उसे कॉल करेंगे, ऐसा ही है कुछ। मैम ओके। अच्छा, जी मैम ऐसे ही। फंक्शन के कितने टाइप्स देखे थे हमने। फंक्शन के मैम 2 टाइप्स, वॉइड एंड नॉन वॉइड। ओके, वेरी गुड। मैम वही किया था, वाइड एंड नॉन वाइड। जो वाइड होता है वो खाली होता है और नॉन वाइड में अच्छा, वॉइड क्या होता है। वॉइड क्या वाइड में होता कुछ खाली होता है ना वो, मतलब के। है। ओके। कल आपकी क्लास चली थी तो आयशा ने आपको नॉन वॉइड का बताया था। मैम थोड़ा बताया था, उसके बाद क्लास एंड कर दी थी ना, फिर आपने कहा था कि दिन में लेंगे क्लास में, इंटरनेट इशू की वजह नहीं हुई। ओके। ओके चलिए, नॉन वाइड फंक्शंस को देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले नॉन वाइड फंक्शन में आने से पहले वाइड फंक्शन की एक टाइप को देख लेते हैं, और वो होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मैं नोटपैड पर आ जाती हूँ और मैम इसको ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जी। ऐसे मतलब कि ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर पेपर में आए तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। उधर लिखा हुआ होगा क्या फंक्शन बना रहे। लेकिन देखिए, अगर आपने मिड तक अगर आपने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो आप जो भी कोड करेंगे वो आपको टीचर आपके बता देगा कि आपको अब जो भी कोड करेंगे ना आप, वो अब आप फंक्शन में करेंगे। अब आप सिंपल कोड नहीं करेंगे। हम तो अभी सिंपल, बहुत ही सिंपल यूज कर रहे हैं अभी तक। जी। हम तो मैम बहुत पीछे हैं, यही में बहुत पीछे हैं। पीछे है ना, लेकिन जब आप फंक्शंस पर आएंगे ना, तो आपके टीचर आपको कह देंगे कि अब आप जो भी कोड करेंगे वो आप फंक्शंस पर करेंगे। अभी तक हमने कंडीशन नहीं पढ़ी फेल्स वाली वो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपका अगर मिड तक आपका फंक्शंस नहीं आता, तो आप बिना फंक्शन के कोड करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका फंक्शन आ जाता है टॉपिक, तो आप जो भी कोड करेंगे वो फंक्शन में करेंगे। ओके। अच्छा, वॉइड फंक्शंस को हमने देखा था कि हम एक फंक्शन बना रहे थे ग्रीट के नाम से। ओके। ओके, यही कुछ था। और उस पे हम सी आउट कर रहे थे, क्या सी आउट कर रहे थे, हेलो वर्ल्ड। ओके, ऐसा मैम ही कुछ। सी रैंक में करेंगे ना, सी प्लस में मुश्किल लग रही है। ओके। ओके। वैसे चीज़ें बिल्कुल सेम है, लेकिन चले आप आपकी आसानी के लिए कर लेते हैं। ओके, ये हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे। ओके। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ, ये मैं ना दूँ, या मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं क्या, इसको छोड़े, एक टाइप है पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड स्पेलिंग शायद मुझे गलत आ रही है। पैरामीटराइज्ड फंक्शंस किसमें, वॉइड फंक्शंस में, वॉइड फंक्शन में। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स का दूसरा नाम है वेरिएबल्स। पैरामीटर्स का दूसरा नाम क्या है,
वेरिएबल्स। अच्छा, और वेरिएबल्स हम कैसे देंगे? वेरिएबल्स तो हमने ज़ाहिर है सी में पढ़े, हमने सी प्लस प्लस में पढ़े, हमने कोई स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, लेकिन फंक्शन में पैरामीटराइज फंक्शंस कैसे होते हैं? अच्छा, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा void greet, अच्छा, पैरामीटर्स जो आप देते हैं वो आप अपने पैरेंथेसिस की ब्रैकेट्स में देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए कोई नंबर है, इंट बी कोई नंबर है। ओके, इंट बी कोई नंबर है, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं उसे प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ करूँ। किसे करूँ? पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड्यूलस डी, और ये मुझे लगाना पड़ेगा एन, यहाँ पे आएगा प्लस, और ये डी, और ये आएगा बी। ओके, अच्छा, मैम जहाँ पर हम वो पहले हम इंट लगा रहे थे इंट, वहां पर अब हम वॉइड लगाएंगे। देखिए ये मैंने एक वॉइड फंक्शन ही बनाया है। आप देखिए ये वॉइड फंक्शन है, ये वॉइड फंक्शन, लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि इसमें अब पैरामीटर्स है। नहीं पैरामीटर्स, मैम, मैं कह रही हम अगर प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, तो जो आपने पहले हम स्टेट डॉट जो है लिखते हैं, उसके बाद वर्ड ग्रेट लिखेंगे ना, वो एक फंक्शन होगा ना, इंट में तो नहीं आएगा ना। नहीं, अब इंट नहीं आएगा क्योंकि वॉइड फंक्शन है, तो उसमें इंटीजर वगैरह कोई डेटा टाइप नहीं आएगा। वही कह रही हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? एक void फंक्शन बनाया है, लेकिन अब उस void फंक्शन में क्या है? दो पैरामीटर्स है। दो पैरामीटर्स कौन से? एक हो गया हमारा ए, दो पैरामीटर्स मतलब दो वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या होते हैं? हमें उस फंक्शन को पास करवाने पड़ते हैं। क्या करवाने पड़ते हैं? पास करवाने पड़ते हैं, प्रिंट करवाने के लिए। जस्ट, अब अगर मैं अपने मेन फंक्शन में आऊँगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? पहले हम क्या कर रहे थे? void फंक्शन नहीं लिखते, हम क्या कर रहे थे? पहले अपने फंक्शन का नाम लिख रहे थे। इंट में लिख रहे थे ना पहले। हाँ, वही, वो आपके पास लिखा होगा। फंक्शन का ये नाम लिख रहे थे, ये पैरेंथेसिस लगा रहे थे। ये तब जब आपके पास पैरामीटर्स नहीं थे, लेकिन अब आपके पास क्या हो गए? दो पैरामीटर्स आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए। कौन से वेरिएबल्स हैं? इंटीजर के वेरिएबल्स है। वैल्यू अब हम कौन सी देंगे? अब हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 9,8। कॉमा क्यों? क्योंकि कॉमा जो है वो वेरिएबल्स को सेपरेट करता है कि ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, मतलब ये एक पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है। अब इस प्रोग्राम को जो देख लेते, प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन पर आएगा, वो कहे, उसको दिखेगा कि भाई ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है। अब उसको फंक्शन का कैसे पता चलेगा कि भाई पैरेंथेसिस लगी हुई है किसी नाम के साथ, मतलब वो एक फंक्शन है। ओके, चलो पता चल गया एक फंक्शन है, लेकिन उसको दो नंबर्स दिए जा रहे हैं, 9, कॉमा भी दिया जा रहा है, मतलब दो पैरामीटर्स है। वो समझिएगा दो पैरामीटर्स है, क्योंकि कॉमा एक लगा हुआ है। ये एक हमारा पैरामीटर, ये हमारा दूसरा पैरामीटर, जिसको हमने नंबर्स दिए हैं, इंटीजर के हैं। ओके, अब ये जाएगा इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास जाएगा, देखेगा कि भाई void का फंक्शन है, मतलब कुछ लेना नहीं है मुझसे, जस्ट प्रिंट करके काम खत्म कर देना है। ये क्या करेगा? ये जो हमारी वैल्यूज होती है 9, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज होती है। क्या होती है? हमारी एक्चुअल वैल्यूज। अब ये एक्चुअल वैल्यू क्या करती है कि एक्चुअल वैल्यू कॉपी बनकर जाती है। मतलब ये 9 जो है, ये यहाँ पर तो उसका है, असल वैल्यू है, लेकिन क्या होगा? कंपाइलर इसकी बनाएगा एक कॉपी। कंपाइलर इसकी क्या बनाएगा? एक कॉपी बनाएगा, और उस कॉपी को वो वहाँ यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। ओके, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और कॉमा के बाद है 8, तो मतलब ये हमारा एक्चुअल है, और इसकी कॉपी 8 की कॉपी बनेगी, और वो कॉपी जाके किस में आएगी? इस बी में आएगी। मतलब अब बी किसके लिए वर्क करेगा? 8 की तरह वर्क करेगा। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8। ओके, उसके बाद देखा कि भाई सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो इन लोगों को, पहले ए को प्रिंट कर दो, फिर क्या कर दो? उसके साथ बी को प्रिंट कर दो। इसको कंपाइलर पे करके देखें। यस मैम। इसको कंपाइलर पे करके देख लेते हैं। चले, आ जाता है सी का कंपाइलर।
एक वॉइड बना दिया, नम के नाम से मैं बना रही हूँ। उसको मैं दो पैरामीटर देती हूँ, एक ए का और एक बी का पैरामीटर दे रही हूँ। ओके, अब उनको डिफाइन क्या करना है कि भाई मुझे जस्ट इनको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ कर लो। ओके, प्रिंट एफ करना है। अब मुझे इंटीजर्स को प्रिंट करना है, तो मतलब मुझे यहाँ पे वो मॉड्यूलस डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलस डी मुझे क्या बताता है कि भाई तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तुम्हें इंटीजर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो नाम है ए, नहीं आया कि आपने जो वेरिएबल बनाया है नाम का, उसमें इंट की जगह पे आपने करेक्टर पे ए यूज किया है। देखिए देखिए, ये जो नम है ये हमारे फंक्शन का नाम है, और ये जी इंटीजर इसके साथ है, ए के साथ, क्योंकि मैं इस पैरेंथेसिस में लिख रही हूँ ना। तो ये मेरा एक वेरिएबल हो गया इंट ए। ओके, और ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया इंट बी। ओके, अब अच्छा, मुझे यहाँ पर करेक्टर पे यूज कर सकते हैं। जी, ये आपने इंट के बाद ए लिखा है, ये तो करेक्टर है ना, ये तो। ये करेक्टर ये उस वेरिएबल का नाम है। कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको डेटा टाइप बताते हैं, फिर उसको उसका नाम देते हैं। तो ये उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्रिंट कर दिया, अब मुझे यहाँ पे ए को प्रिंट करना है। चलो ए को क्या कर दो, ए को प्रिंट कर दो। अच्छा, ए को इधर नहीं प्रिंट करके ए को प्रिंट कर दो, और क्या कर दो, एक अब क्या कर दो, स्लैश एन लगा दो, स्लैश एन लगाओ, और फिर से क्या करो, ए को प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, अब डी को प्रिंट करो, अब बी को प्रिंट करो। अच्छा, चले, अब क्या होगा, अब हम सिंपली ग्रीट लिखते हैं। ओके, लेकिन अब हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इसको दो वैल्यूज देनी पड़ेगी। अभी मैं इनिशियली वैल्यूज देती हूँ 8 और 9। ओके, इस प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। ओके, एरर जो भी होगा वो आप लोग ने बताना है। चले, क्या मसला है यहाँ पे, ओके, इशू क्या है यहाँ पर। मैम दो जगह पे इशू है ना, एक ये ग्रिड वाली जगह पे और दूसरा ऊपर फ्रंट एफ मॉडुलस जहाँ पे डी दिया हुआ है। ये सही है, ये मॉड्यूलस डी सही है बिल्कुल, यस मैम। ये सही है। चले, ओके, ये सही है, तो मतलब ए को यहाँ लिखेंगे। अभी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इन फंक्शन नम। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे फंक्शन का नाम ग्रीट है ही नहीं, सॉरी, फंक्शन का नाम आता है, हमारे फंक्शन का नाम नाम ग्रीट है ही नहीं। अब आ रहा है एरर, अब असल एरर आ रहा है। चले, लाइन नंबर 4 पे आ रहा है एरर, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं इसे, क्या मसला है इसे, क्या इशू आ रहा मैम है। ये मैम जी ये जो आपने कॉमास दिए ना ये बाद में आएंगे, एक के बाद में, ए के बाद आएगी ना मैम। इस तरह से, नहीं ऊपर वाली कॉमास मैम। ये डबल वाली, कोटेशन। नहीं मैम ये एक के बाद ही, मगर जो डबल दो कॉमास डबल देते हैं ना कोटेशन। मुझे पता नहीं क्या कहते डबल हैं। कोटेशन दिए ओहो, ना ये आपने वो। वाली, ये चीज जी, अब ये कह रही है। यस मैम। तो ये तो इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। ओके ओके, अच्छा, ये तो मसला आ गया, इसने तो पहले 9 प्रिंट कर दिया। पहले ए करना था। हाँ, यहाँ पे हमें पहले 8 प्रिंट करना था, फिर हमें बी को प्रिंट करना था। मैम हमेशा यही होता है ना कि जो वैल्यूज अगर दो होती हैं किसी भी की, तो उसमें हमेशा जो दूसरी वैल्यू होती है कंपाइलर वो प्रिंट करता है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मैं सिंपली बी लिखती हूँ, रुके। अच्छा, तब भी उसने मुझे क्या प्रिंट किया है, बी को वो प्रिंट नहीं कर रहा, क्या इशू आ रहा है। मैं यहाँ पे अगेन स्लैश डी, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो तो हमारा इसके बाहर ही आएगा, ये चीज़ तो क्लियर है, वेरिएबल तो बाहर आएगा। रुक,
रुके रुके रुके, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, प्लस कर दो बी को। अब क्या इशू है? क्या इशू है? प्रिंट एफ भी सही है, ए को अगर मैं सिर्फ प्रिंट करूँ खाली ए को तो भी चलेगा, तो ये मसला क्या आ रहा है? मिक्स पॉइंटर फॉर्म इंटीजर विदाउट अ कास्ट। ओके, मैम हो सकता है केस सेंसिटिव हो ये। नहीं केस सेंसिटिविटी तो नहीं है। क्या मसला है? हम वॉइड को कोई पैरामीटर दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट इनको प्रिंट करवा रही हूँ। जब हम कर रहे थे, जब हम स्लैश डी लगा रहे थे और हमने किया था इस तरह से, आपने कहा ए लिख ले, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह ए लिखती हूँ तो मुझे पहले 9 प्रिंट हो रहा है, और 9 क्यों प्रिंट हो रहा है, मसला ये आ रहा है मुझे कि 9 वैल्यू तो हम बी को दे रहे हैं, 9 वैल्यू तो हमारी किसकी है, बी की वैल्यू है। चले कॉमा भी आ रहा है वो, फिर ए भी आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? जब मैं स्लैश डी लगा रही हूँ तो वो 9 वैल्यू दे रहा है, जबकि 9 मैम वो वैल्यू इसलिए है ना क्योंकि ए की वैल्यू मतलब जो 8 है वो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं देनी चाहिए ना हमें ए को। नहीं नहीं, अब उस वो चीज़ भी नहीं। अब भी 9 की वैल्यू आ रही है। अगर मैं पैरामीटर हटाती हूँ एक, लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू। अब ये ए प्रिंट करेगा। यस, ये यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, कुछ उल्टा चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट क्या मसला है यहाँ पे। ए को हम इंटीजर में नहीं लिख सकते, चले ये मसला है, ए को इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब मसला आ रहा है, टाइप कास्टिंग का कोई इशू आ रहा है। लेट ए इक्वल्स टू, मैम हो सकता है 9 को हम कॉमास में रखें, जो डबल कॉमास होती है वो वाली। डबल कोटेशन में। नहीं, अगर 9 को हम डबल कॉमा में रखेंगे तो वो इंटीजर होगा, तो फिर वो सेम प्रिंट करेगा। अब मुझे मसला यहाँ पे आ रहा है कि जब मैं ए लिख रही हूँ तो ए क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। अब यहाँ पे देखिए ए प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं डबल कॉमा लगा रही हूँ और स्लैश डी लिखती हूँ मैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तब भी मुझे एरर आ रहा है। किस में आ रहा है एरर? अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे बिफोर ए ऐसे भी नहीं होगा। मैम बीच में कामा क्यों नजर नहीं डबल कोटेशन? कॉमास तो इसके लिए देते हैं ना कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंटीजर वैल्यू आ रही है। इसके लिए हम ये जो है क्या कहते हैं इसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें। कौन आए क्लास में? ओके, अच्छा आप लोग 1 मिनट रुके।
चेंज दिस, इंटीजर भी नहीं कर सकते, प्रिंट नाम लिख लेते हैं इसका, पी लिख लेते हैं, प्रिंट भी नहीं लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इशू करेगा। अब भी ये इशू आ रहा है, अब क्या मैम void के बाद कुछ ना देना, क्योंकि void ही तो हमारा फंक्शन है, उसको दूसरा नाम देने की क्या जरूरत है। वो ऐसा होता है ना कि आप जो लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने नम इसीलिए चेंज किया कि हो सकता है कि नम जो है वो रिजर्व कीवर्ड हो। क्या करें इसमें क्या इशू हो सकता है, हमने ये सही लिखा है, हमें इंटीजर प्रिंट करना है, और उसके बाद ये हमारा आ गया ए। मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं लग रही, मोटी गलती। मुझे एक और बिल्कुल सही लग रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ क्या मिस्टेक है, क्या हम उसको एज अ टीचर यूज़ कर सकते हैं, तो पूछ लेते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम ठीक है तो फिर क्या मसला है, क्योंकि हमारा सेंटेक्स बिल्कुल ठीक है। पहले हमने void लिखा और इंटीजर दे दिया, उसको प्रिंट करने के लिए हमने ये कर दिया, उसको वैल्यू दे दी, कोई मसला नहीं है इस कोड में, लेकिन फिर भी ये कोड मसला कर रहा है, ये चल नहीं रहा। अगर चैट जीपीटी ने कह दिया सही है तो मतलब कंपाइलर का इशू होगा। लेट्स सी ये चैट जीपीटी हमें क्या कहता है। सिंटैक्स एरर कहा जा रहा है प्रिंट एफ फंक्शन में। अच्छा क्या इशू है, स्लैश डी विद द वेरिएबल ए, क्या इशू है, प्रिंट एफ, इसको करके देख लेते हैं। ये कह रहा है आपका प्रिंट एफ में कोई इशू है, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैम ये पक्का केस सेंसिटिव होगा। चले देख लेते हैं क्या इशू था इसमें। ऐसा क्या इशू था कि मैंने स्लैश डी लगाया था, अगर मैं इसको ये दे रही थी तो ये इशू कर रहा था। अब तो ये चल रहा है, क्या मसला था, हमने ये सही हाँ तो लिखा, क्या इशू है, मतलब दोनों लाइंस में फ़र्क क्या है। मैम डबल कोटेशन के बाद है ना, मैम स्पेस इसमें नहीं, स्पेस है और आप उसमें स्पेस नहीं है। और मैम डबल कोटेशन आपने की है वो कामा के बाद है, चले हम ये भी करके कामा देख से लेते पहले। हैं। मैम अब ये इशू कर रहा है, अब ये कर, अच्छा अच्छा अच्छा, मैम ओके। यही गलती अच्छा ये इशू था, है, कामा ये कॉमा बाद में आएगी, कॉमा मतलब कामा जी बाद मैम ये में डबल आएगी, कोटेशन बाद में दें। ओके ओके, फिर डबल कोटेशन की मेरी मिस्टेक थी, सॉरी सॉरी। अच्छा चलिए इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि void का फंक्शन जो है वो बना रहे हैं, उसका नाम हमने p रख दिया, लेकिन अब हम उसको क्या दे रहे हैं, एक पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर वर्क कैसे करता है उसकी वर्किंग के लिए हम समझ आ कि जब कंपाइलर इसे समझेगा तो वो कैसे समझेगा। जब कंपाइलर इस कोड को रीड करेगा तो उसे मेन फंक्शन में एक p दिखा हुआ नजर आएगा। ओके, अब वो समझेगा p कोई वेरिएबल है, लेकिन अगर वो वेरिएबल होता तो उसके साथ ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगी होती, लेकिन अब इसके साथ ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है। ओके मैं समझ गया ये फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन को मैं दे रहा हूँ एक नंबर, उस फंक्शन को एक नंबर मिला हुआ है। इसका मतलब कि ये फंक्शन तो है लेकिन उसको एक पैरामीटर दिया गया है, क्योंकि एक नंबर है तो एक पैरामीटर दिया गया है। ओके, अब क्या होगा कि ये 9 जो है इसकी, ये 9 एक्चुअल नंबर है, इसकी बनेगी एक कॉपी, एक कॉपी बन के वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन के पास जाएगा। अब जो ये वेरिएबल है इसकी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि हम जो वैल्यू दे रहे हैं, जो हम पैरामीटर दे रहे हैं, हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू अपने मेन फंक्शन में देते हैं। अब ये 9 है तो ए किस तरह वर्क, किसके लिए वर्क करेगा, 9 के लिए वर्क करेगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ओके, अब हमने जब उसको 9 वैल्यू दे दी है तो उसके बाद हम कह रहे हैं फंक्शन में आओ अंदर, और फंक्शन में इस ए को जस्ट सिंपली प्रिंट कर दो, और कुछ भी मत करो, सिंपली जस्ट इसको प्रिंट कर दो।
और जब हमने इसको रन किया तो हम सिंपली वैल्यू को प्रिंट करके दे देता है। ये चीज समझ आई आप लोगों को? मैम ये 9 भी तो आप खुद ही लिख रहे हैं ना। हाँ, ये हमने खुद लिखा है, ये हम यूजर से भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर नम के नाम से मैं एक वैल्यू बनाती हूँ 10, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे 9 नहीं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नम। अब नम की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस नम में क्या सेव हो रहा है, ये वैल्यू सेव हो रही है, और इस वैल्यू क्या है हमारी 10 है, तो सिंपली वो 10 को प्रिंट कर देगा। 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये भी ना हो, यूज़र से वैल्यू लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ यूज़र से वैल्यू लो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सिंपली /d और ये कॉमा हमारी और ये हमारा नम। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है रेखा और जाहिदा। यस मैम। रन करके देख ले, चले कोई एरर होगा तो आ जाएगा। अच्छा, मतलब अब इसको मुझे वैल्यू देनी है, और बल्कि मैं वैल्यू देती हूँ 66। सेगमेंटेशन फॉल्ट, ओके, क्या इशू है, ये चल जाए। चले पहले कुछ प्रिंट करवा देते हैं उसको। प्रिंट एफ करते हैं, इंटर नंबर, एंटर अ नंबर, ओके। अब ये जब रुके तब ये अभी चल रहा है, तो इस कंपाइलर में बहुत इशू है। लेट्स अब चले, अब करके इंटर अ नंबर, अब वो नंबर को एंटर करो भाई। 88 एंटर कर दिया। सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्या इशू है यहाँ पे? आपने कहा था ऐसे ही आएगा, क्या इशू है यहाँ पर? जाहिदा, रेखा, क्या इशू है यहाँ पर? मैम हमने नंबर तो दिया ही नहीं। नंबर तो हम यूजर से लेना चाह रहे हैं ना यहाँ पर। तो मैम यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या इशू है? यहाँ पे हमने इंटीजर दे दिया, अच्छा ये नम आ गया, ओके। यहाँ पे ये इशू मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम बाकी लैंग्वेजेस का कोड करते हैं तो हमें सिंपली ये सेंटेक्स लिखने के बाद हमें नम लिखना पड़ता है, कि मतलब ये वेरिएबल है और इसमें हमें वैल्यू लेनी है। तो क्या इशू हो सकता है? क्या मैम ये इशू? नम मिटा के आप लिख के देखें, कोई भी इंटीजर नंबर मतलब। हम प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में हमें कोई एरर नहीं दे रहा, प्रोग्राम में कह रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ रहा है, नंबर देने के बाद कोई फॉल्ट आ रहा है, और वो फॉल्ट क्या होगा? फॉल्ट मीन्स क्या मैम, नहीं ये नहीं आना चाहिए? जी, आप क्या मतलब इसमें क्या आउटपुट में नहीं आना चाहिए सेगमेंटेशन फॉल्ट? नहीं ये नहीं आना चाहिए ना, जब प्रोग्राम चल भी रहा है और कुछ है भी नहीं ऐसा, तो ये क्यों आ रहा है? मतलब देखिए, प्रोग्रामिंग में हर चीज़ का रीज़न है, अगर ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, ये प्रोग्राम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जस्ट नम लिखा है, पहले स्कैन एफ चलो यूज़ करना था, उसके बाद बताना था कि भाई कौन सा वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप है, चलो ये /d बता दिया, नम का है तो नम लिख दिया। अब क्या करो, अब मसला क्यों आ रहा है इसमें? चले ये भी देख लेते हैं, अपने टीचर से पूछ लेते हैं। Your code contains a issue with scanf. Your code contains a issue with scanf. The variable num should be passed an address to scanf. अच्छा, ये कह रहा है कि using the address operator. अच्छा अच्छा, ओके, चले पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैट जीपीटी हमें क्या कह रहा है कि भाई जब आप इस स्कैन एफ को यूज़ करोगे
और जब आप ये अपना सेंटेक्स लिख रहे हो जिसमें आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि भाई ये जो मेरा वेरिएबल जो मैं इसकी वैल्यू में लेना चाह रहा हूँ वो इंटीजर है, लेकिन उसके बाद आपको एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एड्रेस ऑपरेटर। अब ये एड्रेस ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा कि जब आप यूज़र से कोई वैल्यू लोगे, आपने कोई वैल्यू दे दी, देखो वैल्यू तो वो ले रहा है, यहाँ पे देखो काम चल रहा था, वैल्यू वो ले रहा था, ओके वैल्यू वो ले रहा है, लेकिन उसके बाद वो सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर दे रहा है। अब हो क्या रहा है कि इसको चाहिए सी में एड्रेस, सी में इसको वेरिएबल का क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए उसको स्टोर करवाने के लिए। अब मैंने वैल्यू दे दी है 77। अब 77 क्या होगा, हमारे मेमोरी में जाएगी और मेमोरी में जाके जहाँ पर 77 स्टोर हो रहा है ना, अब मेमोरी में सिर्फ 77 स्टोर नहीं होता, मेमोरी में जाके क्या होगा, उसका कोई एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी को बताना है अपने घर का पता बताना है, तो मैं उसे घर का नंबर नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर घर वो का बात कोई ना कोई नंबर ये होता तक देखते हैं सेंड कर है। जी 9 मिनट कुछ। रेखा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। ओके वॉइस मैसेज पर बता दे। मैं ये बता रही थी कि जब मुझे अगर किसी को अपने घर का एड्रेस बताना है, अपने घर का पता बताना है, तो मैं उसे अपने घर का नंबर नहीं बताऊंगी कि भाई ये मेरा घर है, ये इसका नंबर है 178 या 200 इसका नंबर है, अब जाके यहाँ पे ना ये पार्सल दे आओ। नहीं, मुझे उसे क्या बताना पड़ेगा, अपना पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। तो सी में भी यही मसला है कि आपको सिर्फ वैल्यू नहीं देनी, आपको अगर स्टोर करवाना है तो आपको उसका एड्रेस बताना पड़ता है, और एड्रेस बताने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। ये जिसको हम ऐड कहते हैं ना, ये हमारा क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर। अब चला के देख लेते हैं। अब ये नंबर के लिए वेट कर रहा है, 88 मैंने दे दिया, 88 चल गया। अब अगर मैं ये नहीं दे रही थी तो कैसे हो रहा था, अब देखें, इंटर नंबर के बाद वो वेट कर रहा है, मतलब प्रोग्राम चल रहा है, मुझसे नंबर ले रहा है 88, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए प्रिंट करवाने के लिए। अब जब मैं ये नम दे रही हूँ, ये नम यहाँ पे काम कर रहा है, उसको चाहिए एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमें चाहिए उसका एड्रेस होगा तो मैं उसे प्रिंट कर पाऊँगा, अदरवाइज कोई ना कोई फॉल्ट आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। चलो एड्रेस को प्रिंट करवा दो। 78 मेमोरी में 78 जाके स्टोर होगा, उसका कोई एड्रेस आएगा और वो एड्रेस इस नम में आएगा और फिर ये वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। ओके चले 78, देखिए 78 प्रिंट हो गया। ये चीज समझ आई आप लोगों को? रेखा, जाहिदा, मैम ये मुझे 77 वाली ये जो लाइन है इसके नीचे वाला नहीं समझ आया, मतलब वो किस तरह हमने किया। अच्छा ये वाली समझ नहीं आई आपको, चले अब हम फिर से प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कंपाइलर की तरह समझते हैं कि कंपाइलर इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, प्रोग्राम चलेगा, कंपाइलर पहले क्या रीड करेगा कि एक इंटीजर का वेरिएबल बना हुआ है नम के नाम से। चलो आगे चलो दूसरी लाइन पे, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि प्रिंट एफ, मतलब सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर दो इंटर अ नंबर। चलो ये भी कर दिया, स्क्रीन पे इंटर नंबर भी प्रिंट कर दिया, ये करता जाएगा काम, जैसे जैसे रीड करता जाएगा काम करता जाएगा। ओके, उसके बाद आएगा स्कैन एफ। अब उसको पता है कि जब स्कैन एफ यूज़ हो रहा है इस stdio के पैकेज में, तो इसका मतलब है कि हमें यूज़र से नंबर लेना है। अब यूज़र से जो नंबर लेना है हम उसे बताएंगे पहले कि कौन सा नंबर लेना है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ डी लगा हुआ है, मतलब मुझे नंबर लेना है इंटीजर। ओके, कॉमा सेपरेट करेगा उनको। उसके बाद आ रहा है ये एड्रेस ऑपरेटर और नम। अच्छा, एड्रेस ऑपरेटर है मतलब यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसका जो भी एड्रेस होगा, मुझे इस नम में उसका एड्रेस स्टोर करवाना है। क्या करवाना है, एड्रेस स्टोर करवाना है। अब एड्रेस की यहाँ पे ड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको समझा देती हूँ वाइट बोर्ड पे लेके कि ये वर्क कैसे कर, आपको वर्किंग समझ आनी चाहिए। ये आपको मैं डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको वर्किंग समझ आए कि
असल में वजह क्या है ऑपरेटर को यूज़ करने की। प्रोग्रामिंग में आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए। ये आपकी मेमोरी है। जैसे ही आपने नम का वेरिएबल बनाया, आपके मेमोरी में ये नम के नाम से एक स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। ओके, आप जैसे ही आपने नम का वेरिएबल स्टोर मतलब बनाया, आपके मेमोरी में नम के वेरिएबल ने अपनी एक जगह ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, आपने कहा यूज़र को कि भाई मुझे नंबर दो। अब यूज़र ने नंबर दे दिया 77। यूज़र ने यहाँ पे दे दिया नंबर 77। लेकिन अब जब इसमें स्टोर होगा तो वो नंबर स्टोर नहीं होगा। यूज़र ने यहाँ पे दे दी है वैल्यू 77, यहाँ पे जो स्टोर होगा वो 77 नहीं होगा, वो यहाँ पे उसका कोई एड्रेस स्टोर होगा। अब एड्रेस के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि एड्रेसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जस्ट सिंपली याद रखें कि जब यूज़र ने कोई भी वैल्यू दी है, वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उसका क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा। ओके, उसका एड्रेस स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा, इसी नम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब उसे पता है कि इस एड्रेस के साथ ये वाली वैल्यू है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कंपाइलर तक कि कंपाइलर उसका एड्रेस जो है स्टोर करवा रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पी, कंपाइलर समझेगा वेरिएबल है, लेकिन नहीं, वेरिएबल के साथ पैरेंथेसिस नहीं आती। अगर पैरेंथेसिस है तो मतलब ये एक फंक्शन है। ओके, फंक्शन पी के नाम से। ओके, लेकिन उस फंक्शन में हम नम को पास करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। अब ये जाएगा इस फंक्शन पी के पास, उसके बाद देगा कि भाई यहाँ पे एक नम है, वहाँ पे भी एक पैरामीटर, एक वेरिएबल हम पास करवा रहे हैं। आपने वेरिएबल भी कह सकते हैं, आप पैरामीटर भी कह सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पैरामीटर प्रेफर करते हैं। पैरामीटर दिया है हमने अपने फंक्शन को, या वेरिएबल दिया है हमने अपने फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू थी, इस वैल्यू के हिसाब से देख ले 78 है। यूज़र ने 78 वैल्यू ली और उसका कोई एड्रेस स्टोर, कंपाइलर ने उसका कोई एड्रेस स्टोर करवाया। यूज़र ने 78 दी, कंपाइलर ने एड्रेस स्टोर करवाया। यहाँ पे हम क्या देंगे भाई, नम का एड्रेस। नम का क्या है, कोई एड्रेस है, मतलब कोई वैल्यू है, उसको प्रिंट करवाना है। अच्छा, ये कहाँ जाएगी, फंक्शन के पास जाएगी। अब फंक्शन में हमने पैरामीटर ए दिया है। अब ए किस तरह वर्क करेगा, अब ए वर्क करेगा कंपाइलर के हिसाब से। अब ये इंट ए नहीं होगा, अब ये 78 होगा। अब ये 78, उसके बाद ये 78 को यहाँ भी प्रिंट करवा रहे हैं। कंपाइलर के हिसाब से कह रही हूँ कि अब ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 78 बन जाएगी, या कोई और वैल्यू, जो भी नम की वैल्यू होगी, अब वो ए की वैल्यू बन जाएगी। मतलब ए जो है हमारा, ये नम जो है हमारा, ये हमारा एक्चुअल नंबर है। इस नम की एक कॉपी बनेगी, इस नम की वैल्यू की एक कॉपी बनेगी, और वो किस में असाइन होगी, इस ए के वेरिएबल में, जो इस ए की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब समझे मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास कोई एक चीज़ है, एक पेन है, और मेरे पास 2 पेन है। समझे, मेरे पास 2 पेन से एक पेन मैंने अपनी दोस्त को दे दी। अब वो पेन उसकी हो गई। अब वो उस पेन से लिखेगी, जो भी काम करेगी, लेकिन वो उसी पेन से करेगी, और हम दोनों के पास वो, अब रियल पेन किसके पास थी, मेरे पास थी, और मैंने उस पेन की एक कॉपी बनाकर अपनी दोस्त को दे दी। अब उस पेन से जो है वो काम करेगी, जो भी करेगी वो उसका इशू है, लेकिन मैंने उससे एक कॉपी बनाकर दे दी। तो ये एक्चुअल है और ये हमारी कॉपी है, और इस जो भी काम होगा इस कॉपी वाले वेरिएबल पर होगा। और जैसे ही हमने इसको रन किया, पहले हमसे वैल्यू लेगा। ओके, 89 वैल्यू लेगा। इस वैल्यू का मेमोरी में कोई एड्रेस स्टोर होगा, उसी एड्रेस पे ये सारा काम चलेगा। ये देखें, अब क्लियर है चीज़ें आप लोगों को? जाहिदा, रेखा, अब क्लियर है चीज़ें? जाहिदा, रेखा, यस मैम। जाहिदा, आपको समझ आ गया? जी। ओके, नास, आप लेट आई हैं, आपको समझ आ गया?
ओके, ये तो हमारे थे वॉइड फंक्शंस विथ पैरामीटर्स। हमने पहले वॉइड फंक्शंस को देखा, फिर हमने देखा वॉइड फंक्शंस विथ पैरामीटर्स। अब हम देखेंगे नॉन मैं वॉइड। बस एक चीज की कंफ्यूजन है मेरी कि ये जो हम कॉपी बना के ऊपर भेज रहे हैं, तो फिर कॉपी में तो एज इट एज होता है ना, मतलब जो नीचे है उसी तरह का, जैसे नीचे नाम लिखा हुआ है लेकिन ऊपर हम ए का नाम दे रहे हैं, तो कॉपी तो हम दूसरा ही बना रहे हैं इससे। आप कह रही है, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज पे आप टाइप करें। मैम मैं ये कह रही हूँ कि हमने जब उसकी कॉपी बनाई तो कॉपी तो सेम टू सेम होती है अगले जैसी, तो ऊपर सिर्फ हमारा ए क्यों डाल रहे हैं हम? पूरी कॉपी वैसी की वैसी नम की तरह बनानी चाहिए। देखिए, हमारी वेरिएबल्स की कॉपी हो रही है, मतलब उनकी जो वैल्यूज है उनकी कॉपी बन रही है। मतलब 89 इसका नंबर है, तो वो 89 की कॉपी बन के अब किसकी वैल्यू बन जाएगी? ए की बन जाएगी। अब अगर मेरे पास, जैसे मैंने पेन की एग्जांपल दी, मेरे पास एक पेन थी, वो एक्चुअल पेन है, ठीक है, लेकिन उसकी कॉपी बनाकर मैंने अपनी दोस्त को दी थी। अब मेरी दोस्त का नाम है मेमुना, ठीक है, अब मैंने उसको वो दे दी, तो अब वो जो पेन है वो किसकी कहलाएगी? मेमुना की कहलाएगी। भले वो पेन कॉपी है, लेकिन वो पेन अब किसकी कहलाएगी? मेमुना की कहलाएगी। समझे? ये वाला जो काम, जो नम है, ये मेरा नंबर है, ओके, और जो ये इंटीजर ए है, ये मेरी दोस्त का नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल नंबर है, उसको मैं कॉपी दे रही हूँ, लेकिन जब मैं प्रिंट करूँगी तो मैं इसी को प्रिंट करूँगी, क्योंकि अब ये उसी की चीज़ है। इज इट क्लियर? यस मैम। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बता दें, आगे हम फिर से प्रोग्राम करेंगे, अगेन आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके मैम। मैम ये देगा जो इंट लिखा है ये, जी जी, यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रहा रेखा आपको? जो जो आपने ऊपर लिखा है वर्ल्ड में, ये लोग ये वाला? parentheses, जी ये यहाँ एंट नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं, यहाँ पे हम अपना कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। अब मुझे इंटीजर को प्रिंट करवाना था, तो मैंने इंटीजर दिया इस तरह से। अच्छा, चलिए इसको हम कर लेते हैं, करेक्टर बना लेते हैं। 4 ए के नाम से अब मुझे जो भी वैल्यू देनी है वो करेक्टर देनी है। इंटर अ करेक्टर, ओके। हम कोई करेक्टर का वेरिएबल ले रहे हैं, और अब मैं उसका नाम भी सी लिखती हूँ ताकि मुझे इशू ना हो। ओके, करेक्टर लेते हैं। मैम ये क्यों आएगा फिर? क्या जी? ये वाला ऑपरेटर क्यों आएगा? नहीं नहीं, जो मॉड्यूल परसेंटेज की साइन जगह डी लिखा है हमने वो, ये वाला? नहीं नहीं, मैम ये स्कैन एफ में तो डी है, मॉड्यूलस मॉड्यूलस लिखा है। स्कैन एफ में मैम उसको भी तो डी पे उठा कर सेलेक्ट करेंगे ना। अच्छा, हाँ, इसे भी हम रिमूव करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर? हम सी सी लगा के देखें। एच ए आर। मैम ओके, करेक्टर का ये होगा। वो मैम पूरा करेक्टर का वो लगाएंगे ना, सी से आर लगाएंगे, वरना वो कैसे समझेगा कि करेक्टर आ रहा है। ओके, हम सी करके देख लेते हैं। मेरे ऊपर भी तो है ना स्टूडेंट एफ चलिए, वो में। कह रहा है मुझे करेक्टर दो, मैं दे रही हूँ एच कैपिटल। ओके, ये तो इशू आ गया। ये तो 72 प्रिंट कर रहा है, ये क्या हो गया? एफ में ऊपर तो आपने लिखा है ना डी की जगह पे, वहाँ पे भी सी लिखे है ना नहीं, यहाँ पर मॉड्यूलस। यहाँ पर तो मैंने करेक्टर ही लिखा है। मैम प्रिंट एफ में नहीं मैम, जब भी फ्रंट एफ में। हाँ, प्रिंट एफ में भी हमारे वेरिएबल का नाम आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब इसी पे वैल्यू चलेगी। अब अगर सी मॉड्यूलस की, डी लिखा हुआ है, नहीं मैम, मॉड्यूलस के साथ डी लगाया हुआ है ना। ओके डी लगा हुआ है। ओके, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी। ऐसे ऐसे ही मुझे बताया करें, आप गलत है, ऐसे बताया करें। ओके, ये एच प्रिंट हो गया, 2 एच आ गए थे। फिर से चला के देख लेते हैं। मैंने स्टैरिक को प्रिंट करवाना है, ओके, एट द रेट प्रिंट करवाना है, एट द रेट प्रिंट हो गया। अब चीज़ें समझ आ रही है
कि यस देखिए मैम। आपने करेक्टर का वेरिएबल लिया, ओके, उसको आपने इसको इस फंक्शन को पास करवाया, इसकी जो भी वैल्यू है अब वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, इस पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी। अब फंक्शन में जो भी काम होगा इस वैल्यू के बेस पे होगा, जो इसकी मैम वैल्यू होगी उसी पे काम होगा। जी। फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो करेक्ट जो फ्लोट नंबर होते हैं इंटीजर, ये क्वेश्चन में देंगे ना, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाँ हाँ, तो उसमें वो लिखना आपको होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा ना तो प्रॉब्लम आपको डिफाइन हुआ होगा कि आपने असल काम क्या करना है। अगर आपको टीचर कहेंगे भाई दो नंबर्स को ऐड कर दो प्लीज़, तो आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको बताएगा कि इंटीजर होंगे, जाहिर है दो नंबर्स तो इंटीजर ही होंगे। वो नंबर हमें आप खुद ही ऐड करना है ना, कोई भी नंबर में। हाँ वो क्या, नहीं, नंबर वो उसमें दिए होंगे, या वो हम अपनी तरफ से ही ऐड करेंगे नंबर। वो आपका टीचर आपको खुद बताएगी आप यूज़र से लेंगे या यूज़र से नहीं लेंगे। अगर आपको सवाल ये मिला हुआ है कि यूज़र से दो नंबर ले और उनको प्रिंट करवाए, तो ऐसा अच्छा, प्रोग्राम हम करके देख ले। करेंगे हम एक बार। यूज़र से नंबर ले, एक बल्कि दो यूज़र से नंबर लेते हैं, उनको ऐड करवाते हैं num2 में। ओके। अच्छा, बल्कि नहीं, हम इस पे नहीं आते, हम पहले पढ़ते हैं वॉइड फंक्शंस पढ़ लिए आपने, विथ पैरामीटर्स पढ़ लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं नॉन वॉइड फंक्शंस। अब नॉन वॉइड फंक्शंस की एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल जो मैंने सोची मैं आप लोगों को देती हूँ। एग्जांपल इस तरह है, इसमें एक चीज़ आती है रिटर्न के नाम से, हम पहले पढ़ लेते हैं तो। ओके, यहाँ पे अच्छा ये रहा वॉइड फंक्शंस, सॉरी नॉन वॉइड फंक्शंस ये रहा। अच्छा, जाहिदा इसको पढ़ लें आप, क्या लिखा हुआ है। Yes, ma'am. Non-void functions, these return a value of a specific data type. For example, integer, float. क्या हो गया, क्या हो गया, चल सॉरी। For example, integer, float, string, ओके ओके, int, जाहिदा add, int, int b, and return a plus b. ओके Bracket open. ओके। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बना हुआ है, लेकिन फंक्शन कौन सा है, एक नॉन वाइड फंक्शन है। ओके, क्यों है कैसे है इसको देख लेते हैं। नॉन वॉइड वॉइड फंक्शंस में क्या था, हमें पहले उसको टाइप बताना था कि भाई फंक्शन बनाने के लिए पहले आपको टाइप बताना है कि आपका फंक्शन वॉइड होगा कि नॉन वॉइड होगा। अब वॉइड होता है तो आप उसको वॉइड लिखते हैं, लेकिन अगर नॉन वॉइड फंक्शन होता है तो नॉन वॉइड फंक्शंस आपके जो भी डेटा टाइप फंक्शंस हैं वो होते हैं। डेटा टाइप फंक्शन आपके कौन से आपने पढ़ा, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ये आपके कौन से फंक्शंस होते हैं, नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है वो इंटीजर का बना हुआ है। इंटीजर का वेरिएबल, इंटीजर का फंक्शन बना हुआ है, एक नॉन वॉइड फंक्शन है। उसके बाद डेटा टाइप बताने के बाद हम फंक्शन को क्या बताते हैं भाई, उसका नाम। आपने टाइप बताया किस टाइप का फंक्शन होगा, ओके, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप चाहे तो उसको पैरामीटर्स दे दें। ये पता नहीं क्यों इशू कर रहा है बार बार। ओके, उसके बाद आपने उसे दो पैरामीटर्स दे दिया। पैरामीटर्स की का मैंने आपको समझा दिया है, ये हमारे एज अ कॉपी वेरिएबल्स काम करेंगे, इंट ए और इंट बी। अब इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम कहाँ पे देंगे, अपने मेन फंक्शन में देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है, और वो कीवर्ड क्या है, रिटर्न ए प्लस बी। काम का क्या करना है, इन दोनों नंबर
नंबर्स को ऐड करना है। मतलब मेन फंक्शन में आपने कोई नंबर्स दे दिए और उनका आपने एक फंक्शन बना दिया, उनको आपने पैरामीटर्स दे दिए, ए का कोई नंबर होगा, बी का कोई नंबर होगा, जो भी हम नंबर थे उसको ऐड करो। अच्छा, लेकिन जब हम वॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे तो हम कोई रिटर्न यूज ही नहीं कर रहे थे। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है रिटर्न? तो ये रिटर्न अगर आ रहा है तो ये रिटर्न है क्या? मैम वॉइड में हमें चाहिए ही नहीं था ना, वापस वो कुछ देता ही नहीं है, बस खाली प्रिंट करता है, और इसमें तो चाहिए होता है ना रिटर्न। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ज़्यादा आपने तो सारा समराइज करके बता दिया है। अच्छा, चलिए रिटर्न की ना मैंने एक एग्जाम्पल सोची थी, मैं आपको वो एग्जाम्पल देखती हूँ। आपने यूनिवर्सिटी में डीएसए तो देखी है, ठीक है, सबको पता है डीएसए कौन है। ओके, अच्छा चलिए डीएसए नहीं पता। नहीं पता? चलिए अगर पता ना चले आपको ज़्यादा बेहतर है। ओके, नहीं जन्नत, मैंने इनसे कहा था कि जाकर देख के आए कि डीएससी कौन है। जाके देख के देखिए आए। मैम, इन्होंने मैडम क्या ने मैंने कहा? बोला चला गया था था, इनसे। लेकिन हम फिर भी नहीं गए। अच्छा चलिए, मैं अपने वो टाइप पे थी, उस टाइप के लिए मैंने आज डीएसए को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो डीएसए हमारे एग्जाम्पल में आएंगी आज। तो एग्जाम्पल ये है कि डीएसए को कोई काम करवाना है, ठीक है। अब वो जो टास्क परफॉर्म करना है वो क्या है हमारा, वो हमारा फंक्शन है। लेकिन डीएसए चाहती है कि वो काम डीएसए ना करे, वो काम कोई स्टूडेंट करे, ठीक है। तो डीएसए ने किसी स्टूडेंट को मैसेज किया ग्रुप में कि भाई कोई स्टूडेंट आ जाए, मुझे काम है, ठीक है ना। अब वो जो स्टूडेंट जो आएगा काम करने के लिए, वो कौन होगा, वो हमारा पैरामीटर होगा, ठीक है। काम क्या है, काम किस मतलब कोई टास्क परफॉर्म करना है, डीएसए को कोई काम करना है, वो हमारा फंक्शन है, ओके। और जो किसी स्टूडेंट को बुला रही है वो हमारे पैरामीटर है। अब कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो आके पूछ रहा है मैम जी कौन सा काम है। वो कह रही है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लें और जाके सीएस के जो एचओडी हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाए। काम ये है कि सीएस के एचओडी के पास जाना है, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देने। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डेटा टाइप है। आपने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैम डीएसए से। अब आप चले गए सीएस के एचओडी के पास, सर जुल्फ़िकार के पास आप चले गए, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट जाके दे दिए। लेकिन डीएसए जो है थोड़ी सी सख्त है, तो उन्हें आके आपको फीडबैक भी देना पड़ता है कि मैम मैं डॉक्यूमेंट्स दे आई। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ना दिए तो वो आप पे गुस्सा करेंगी, ओके। तो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स दे दिए सर जुल्फ़िकार को। अब आप वापस आए हैं मैम डीएसए के पास उन्हें फीडबैक देने के मैम मैं ये डॉक्यूमेंट सर जुल्फ़िकार को देकर आ गई हूँ। अब वो जो आपका फीडबैक है, वो जो आपका आकर बताना है कि ये काम मैं कर चुकी हूँ, वो आपका रिटर्न टाइप है। मतलब मैम पैराथीसिस जो है डेटा टाइप को लेके जा रहा होता है, फिर वो काम करके बाद में आके रिटर्न वापस भी करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आपने जिस जिस भी डेटा टाइप पे जो भी काम परफॉर्म किया है, वो आपको वो काम परफॉर्म करने के बाद उससे आपको रिटर्न करेगा कि भाई ये काम मैंने परफॉर्म कर लिया है, ये काम हो गया है। अब इसे तुम प्रिंट करो, इसे तुम यूज़ करो, इसे तुम कॉल करो, अब ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने अपना काम करके तुम्हें दे दिया, काम हो गया मेरा। सिंपली रिटर्न का इतना ही काम है कि आपको बताता है कि ये काम हो गया। ओके, चले प्रोग्राम में वापस चलते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पे एग्जाम्पल में इंटीजर है, आप फ्लोट भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने 2 डेसिमल पॉइंट के नंबर्स को जो है ऐड करना है तो आप यहाँ पे फ्लोट देंगे, ओके। अगर आप यहाँ पे फ्लोट देंगे तो यहाँ पे भी आपको फ्लोट देना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे जो 2 नंबर्स हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है, ओके। मैम ये सिर्फ डेट ही करिएगा वो नंबर्स? नहीं, कोई भी हो सकता है रेखा, मैं यही बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है ना, आप कोई भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, वो सही है आपकी बात, जो हम फ्लोट करेक्टर वगैरह वो सिर्फ उन दोनों को एड करिएगा। क्या कह रही हैं आप आयशा? आपको आवाज़ क्लियर आ रही है रेखा की? नहीं जन्नत, आवाज नहीं है। रेखा मुझे भी आपकी आवाज़ क्लियर है, आप मैसेज पे बोल रहे हैं तो। अच्छा चलिए कंपाइलर पे आ जाते हैं, ठीक है।
अब हम एक नॉन वाइड फंक्शन बनाते हैं जो कि इंटीजर होगा, जिसका नाम होगा ऐड। ओके ओके, हमने बना दिया ये। अब क्या करना है, हमें दो पैरामीटर्स चाहिए num1 के नाम से। ओके, बल्कि हम इसको a लिख लेते हैं, और int b के नाम से। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को क्या करूँ, ऐड करूँ। तो उनको ऐड करने के लिए मुझे उनको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। नॉन वाइड जो है वो दो नंबर्स को ऐड करता है हमेशा। नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट एक एग्जांपल थी रेखा, कि हम एक नॉन वाइड फंक्शन बना रहे हैं जिसमें जो काम हम परफॉर्म कर रहे हैं वो दो नंबर्स को ऐड करने का है। ये एक एग्जांपल है, नहीं तो नॉन वाइड फंक्शंस आपका कोई भी काम करेगा। आपने कोई फैक्टोरियल प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करनी है, इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, कोई भी काम। एक दो और एग्जांपल दे। ओके, एक दो और एग्जांपल दे, या एक चले कर लेते हैं एग्जांपल। चले, यहाँ पे मैं ऐड नहीं लिखती, आपको ऐड में इशू हो रहा है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूँ। अच्छा, तो मल्टीप्लाई मैम आ बस जाओ यही भाई। पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन यही होगा ना? नहीं, ये हो ये सकता है? इनके अलावा और भी काम हो सकते हैं। अब एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं, फिर आपका जो आपने किया था ना फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल एक नंबर का निकालना था, उस प्रोग्राम को भी करके देख लेंगे। सही है? ओके। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ और उनका जो भी रिजल्ट आए मैं उन्हें कहीं पे स्टोर करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक c के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। a को मल्टीप्लाई करूँगी b के साथ। ओके, अब उन्हें क्या कर दूँगी, उनको प्रिंट नहीं करवाना। अभी मुझे क्या करना है, जो भी काम मैं परफॉर्म कर रही हूँ मुझे आके फीडबैक दो, मुझे रिटर्न करो कि ये काम हो आपकी गया। स्क्रीनशॉट हो रही। जी जी जाहिदा, मैम मैं कह रही थी आपकी स्क्रीनशॉट हो रही थी। जाहिदा मुझे आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। कह रही स्क्रीनशॉट नहीं मिल रही। आप लोग काइंडली चैट बॉक्स यूज़ करें, मुझे आप लोग का आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होता। नथिंग, स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। जाहिदा आपको स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। आप एक काम करें जाहिदा, इस मीटिंग को रीज्वाइन करें आप। अच्छा, चले, अब हमने क्या करना है कि भाई जो भी आप काम परफॉर्म करवा रहे हो अब मुझे उसको रिटर्न भी करना है। ओके, आपने रिटर्न कर दिया किसको, सी को, क्योंकि आपका जो भी काम होगा वो किस में स्टोर हो रहा है, सी में स्टोर हो रहा है। अब इसको मैं कर देती हूँ ख़त्म। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया नम के नाम से, और नम को मैं असाइन कर रही हूँ क्या, मल्टीप्लाई। बल्कि पहले मैं ये नहीं करती, पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मसला क्या आता है। मल्टीप्लाई लिखा हमने क्योंकि आपको पता है हम इसी तरह कॉल करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई लिख के मैं यहाँ पे दे देती हूँ 9 और कॉमा 5, क्योंकि दो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं। तो एक पैरामीटर की वैल्यू 9, मतलब a की वैल्यू 9, और दूसरा जो है हमारा b, उसकी वैल्यू 5। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। चले रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, प्रोग्राम को हमने रन कर दिया, लेकिन हमने जस्ट इसको कॉल किया है, तो कॉल करवाने पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन प्रोग्राम तो उस पे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या क्योंकि करना मैम है, देखिए हमने सिर्फ उसे कॉल और उसे काम थोड़ी करवाया है। ओके, काम तो ये कर रहा है और ये चल भी रहा है, लेकिन आपने जब ये काम किया आपने a को 9, a की वैल्यू 9 बन गई, 5 की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5 बन गई। आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनका रिजल्ट आएगा 40 को आपने c में स्टोर करवा के रिटर्न में उससे फीडबैक ले लिया कि भाई जो तुमने काम किया है वो मुझे आके बता दो। उसने आपको आके बता दिया कि 40 जो है वो काम हुआ है। ओके,
लेकिन वो काम आप स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाएंगे? आपको उसे कहीं पे अगेन स्टोर करवाना होगा, फिर आपको उसे प्रिंट करवाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे नम का वेरिएबल बना दूँ और जो भी वैल्यू आए, जो मुझे सी रिटर्न करे, अब सी जो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर है, तो इंटीजर को मुझे इंटीजर के तो ऐसे होगा कि अभी वो जाएगा, उसकी कॉपी होगा। जायदा आपका आवाज़ कट कट के आ रहा है बहुत। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, चैट फिर मैं बॉक्स। ये कह रही थी मतलब अब 9 मतलब ऊपर जाएंगे कॉपी होके, हाँ और फिर बाद में ये काम करेंगे बाकी। हाँ बिल्कुल इसी तरह। अब ये जो 9 है इसकी कॉपी बनेगी और वो ए की वैल्यू बन जाएगी। मतलब ए की वैल्यू किसके लिए काम करेगी? 9 के लिए काम करेगी। और बी की वैल्यू किसके लिए काम करेगी? 5 के लिए काम करेगी। अच्छा, इनका जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस फंक्शन से हमें कुछ मिल रहा है, हमें इस फंक्शन से क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। ओके, हमें इस फंक्शन से सी मिला, सी हमें मिल गया, लेकिन अब सी को कहीं पे स्टोर भी तो करवाना है। अब उसको स्टोर करवाने के लिए मुझे उसको एक इंटीजर के वेरिएबल में ही स्टोर करवाना पड़ेगा। ऑपरेटर डी लिख दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे नम। चलिए देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता। ओके, ये तो वर्क कर गया, 45 आ गया। अब हुआ क्या कि जब हमें इसने वैल्यू दी थी तो हमें इसने जस्ट वैल्यू दी थी, उस वैल्यू को मुझे कहीं पे स्टोर करवा के प्रिंट करना होगा। ओके, अगर मैं आपके पास प्रोग्रामिंग में जो भी वैल्यूज आती है, अब इस फंक्शन ने आपको एक वैल्यू दी थी और वो वैल्यू इंटीजर में थी, अगर आपको उसे उसी वैल्यू को सेम प्रिंट करना था तो आपने क्या किया कि एक वेरिएबल बना दिया कि भाई जो भी वैल्यू आए वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, इस स्टोरेज बॉक्स में स्टोर कर दो और बाद में उसे प्रिंट करवा दो। तो सिंपली जब भी, अब यहाँ पे मैं 9 लिख देती हूँ, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू है उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगी। अब देखें 9 और ये भी 9, ए की वैल्यू भी 9, बी की वैल्यू भी 9। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सी में वैल्यू आ गई 81 और उस 81 को हमने कर दिया रिटर्न। ओके, इस फंक्शन से हमें जो भी काम परफॉर्म करना था उसने हमें आके बता दिया कि भाई 81 को मैं रिटर्न करता हूँ, ये मेरा काम था। ओके, 81 को हमने रिटर्न किया और जो भी वैल्यू आई हमने उससे अपने इस नम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और अब ये स्टोर हो गया है। अब जो भी वैल्यू थी इस वेरिएबल का, जो भी काम था, हमने उसे इस स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करवा दिया। अब मैं जब भी चाहूँ इसको मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। ये देखिए, ये समझ आया आप लोगों को? जाहिदा, रेखा, यस मैम, यस। आ गया समझ? ओके, मैम मुझे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। कन्फ्यूजन हो रही है, मैं फिर समझा दूँ? जी मैम, एक दफा प्लीज। अच्छा चलिए, अच्छा कंपाइलर की तरह समझ लेते हैं कि कंपाइलर क्या करेगा, पहले आएगा और देखा कि भाई एक नम का वेरिएबल बना हुआ है और उसको क्या असाइन कर रहे हैं, एक मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन है और 2 पैरामीटर्स है। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा इस फंक्शन के पास। अब ए की वैल्यू तो उसने ले ली थी, यहाँ पे कॉपी करके 9 हो गई, बी की वैल्यू उसने कॉपी करके ले ली, 9 हो गई। उन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई 9, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आए उसको इस सी में स्टोर करवा दो। ठीक है, अब काम क्या करना था, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना था। ये काम जैसे ही हुआ उसको हमें फीडबैक देना था, हमें रिटर्न देना था कि भाई ये काम हो गया है। तो हमने उसको रिटर्न करवा दिया कि जो भी काम करो वो हमें रिटर्न करवा दो। तो उसने हमें खाली नंबर्स को रिटर्न करवा दिया। ओके, नंबर्स को रिटर्न करवा दिया हमने। अब हम वापस अपने मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे जो काम हुआ था, जो चीज़ हमें रिटर्न हुई है, हमें जो भी चीज़ रिटर्न हुई है वो इस फंक्शन के थ्रू हुई है ना। जब हमने इसे कॉल किया और इसको वैल्यूज़ दी तो इसने रिटर्न में हमें 81 दिया, क्योंकि यहाँ पे 9 और 9 है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। अभी मैंने खुद से 9 और 9 दी है, इसने हमें क्या रिटर्न किया, हमें 81 रिटर्न किया। और उस 81 जो भी हमें रिटर्न हुआ, हम उसको, जो भी हमें रिटर्न होगा, चाहे वो 81 हो, 64 हो, 18 हो, हम उसको किस में असाइन कर रहे हैं, इस नम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं।
अब num की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो भी इस फंक्शन से तुम्हें फीडबैक मिल रहा है, जो भी वो तुम्हें वापस कर रहा है, उसको इसमें असाइन कर दो, इसमें स्टोर कर दो। ठीक है, अब num की कोई वैल्यू है, जैसे num की वैल्यू है 81, अब 81 इस num में स्टोर हो जाएगा और सिंपली हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट करवाने के लिए हमें वही मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ डी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो num का वेरिएबल है वो कौन सा है, इंटीजर है। हमने ये लगा के कॉमा लगाया और उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब उसमें इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया होगा उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ। अब इस फंक्शन में जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमने इसमें स्टोर करवा दी और इसको प्रिंट कर दिया। अब देखें यहाँ पे 18 हुआ। अब समझ आ गया जायदा आपको? यस मैम। ओके, रेखा आपको समझ आ गया? यस मैम। ओके मैम एडिशन की तरह होगा, सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे वो इसी तरह होगा जिसमें बस वो चेंज करेंगे माइनस प्लस। हाँ, वो इसी तरह होगा। चले एक और प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। उसका नाम हम रखते हैं फैक्टोरियल। एक प्रोग्राम का फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक फैक्टोरियल निकलेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा कि भाई पहले 1 आता है 4 में, ठीक है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4। अब इन चारों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी और जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इस 4 का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। अब करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या बना, 24 बना। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर के नाम से बनाती हूँ फैक्ट। ओके, मैं इंटीजर के नाम से फैक्ट बनाती हूँ, उसको मैं एक दे रही हूँ नम। ओके, उसको मैं नम दे रही हूँ और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक फोर लूप। ओके, मैं यहाँ पे लगाऊंगी फोर लूप जो कि आई से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, जो कहाँ तक चलेगा भाई, नंबर तक चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा नंबर तक, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी 4 की कि 4 में क्या आता है, 1 आता है। एक मिनट, 4 में आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब देखिए, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें उसे 1 से लेकर उसी नंबर तक चलाना है। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे उसको 1 से स्टार्ट करके 5 तक चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मेरा लूप लगेगा, क्योंकि लूप फोर लूप हमारा एक रेंज तक चलता है। 1 से स्टार्ट करोगे, जो भी नंबर है उस तक चला दो और हर नंबर के बाद इंक्रीमेंट करते जाओ। चले, ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने आपको कहा था कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मल्टी के नाम से एक वेरिएबल बना दूँ और मेरी जो भी ऑपरेशंस हैं मैं उसमें स्टोर करवा दूँ, मतलब मल्टी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम। अच्छा, ओके, अब ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले 1 आएगा। अब 1 की जो भी वैल्यू है उसको मल्टी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको वापस मल्टी में असाइन कर दो। ओके, अब जो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा मल्टी से, बल्कि हम पहले मल्टी को असाइन कर देते हैं, इंट मल्टी इक्वल्स टू 1। ओके, मल्टी जो है हमने उसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया। अब हमने फोर लूप में आ गए हैं और हमने उसे लिख दिया कि भाई मल्टी में मल्टी को मल्टीप्लाई करके नम से मल्टीप्लाई करो और उसको वापस मल्टी में असाइन कर दो। अच्छा, प्रोग्राम कैसे चलेगा कि ये 1 है, 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा हम 3 तक चला रहे हैं। समझे, हम इस प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए, हम इस प्रोग्राम को 3 तक चलाएंगे। अब 1 पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि नम की वैल्यू 1 है। ओके, सॉरी, आई की वैल्यू 1 है। ओके, और मल्टी की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। 1 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टी में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब
मतलब मल्टी की वैल्यू उस टाइम क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, अब वापस प्रोग्राम चलेगा, लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, 2 जो है वो अब आई की वैल्यू है 2, लेकिन मल्टी की वैल्यू क्या है, वही 1 है। यहाँ पे मैंने मल्टी की वैल्यू लिख ली है 1। 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इनको मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा, मतलब 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, मल्टी में वापस 2 असाइन हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। चलो 2 आ गया, इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 3। नम हमें 3 तक चलाना है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू दी है, तो 3 के लिए वापस चलेगा। अब आई की वैल्यू है 3, लेकिन मल्टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाता है 6। तो 3 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई मल्टी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इनटू आई में ना लिखूँ। उसके लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई इक्वल्स, क्योंकि ये वाला, और अगर मैं ये लिखूँ, आयशा ने आपको बताया था कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा ही है। अगर मैं ये लिखती हूँ और अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वल्स लिखती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ या इन दोनों में कोई फ़र्क है? इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, तो मैं इतना बड़ा क्यों लिखूँ, मुझे अपना टाइम बचाना है, तो मैं जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई लिख लेती हूँ। अब मैं ये एग्जाम्पल्स को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा चले, इसकी वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं, num1 लिख लेते हैं, यूज़र से वैल्यू लेनी है, स्कैन एफ को यूज़ करना है। ओके, और उसके बाद इंटीजर ले रहे हैं तो मतलब डी। ओके, उसके बाद कॉमा और हमारा एड्रेस ऑपरेटर, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम num1। ओके, अब उसकी जो भी वैल्यू आए उसको प्रिंट कर दो, उसको क्या करो, बल्कि नहीं, हमें उसे उसमें असाइन भी तो करनी है, बल्कि नहीं। अच्छा, प्रिंट एफ क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इज, ओके, फैक्टोरियल इज के बाद हम क्या लिख रहे हैं, ये छोड़े, ओके, हमें इसे असाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। अब मल्टी की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी, क्योंकि इसने एक फैक्टोरियल परफॉर्म करना है ना, तो जो भी वैल्यू आए उसको हमें रिटर्न कर दो। ओके, मल्टी को रिटर्न करो, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मल्टी में आ रहा है, तो मल्टी को मुझे वापस दे दो, उसको मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है। मल्टी में हमने वैल्यू दे दी है यूज़र से लेके num1। ओके, क्योंकि num1 जो हम असाइन कर रहे थे उसकी वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं कि यूज़र देगा कोई वैल्यू किसी नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रिंट एफ करके, तो भाई मुझे कोई नंबर दो, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, कोई नंबर इंटर करके दे दो, उसका इसका मैं फैक्टोरियल निकालूँ। उसने कोई नंबर दे दिया, उसी नंबर के बेस पे ये सारा काम चलेगा, जो भी आंसर आएगा वो मुझे रिटर्न करेगा। उसको रिटर्न करने के बाद मुझे उसे कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। अब उस स्टोरेज वाले वेरिएबल में मेरी वैल्यू आएगी, अब मैं उसे सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ कि भाई ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल इज व्हाट, एफ। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, मुझे उसे बताना पड़ेगा पहले डी हो और फिर फैक्टोरियल इज, चले रन करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। ये तो मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि मल्टी जो है वो आपका डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम मल्टी नहीं है, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट है। तो मैंने फैक्ट लिख लिया। अब क्या एरर आ रहा है, लेट्स सी। अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम इसको सिंपली प्रिंट करते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकाल दो। ओके, ये तो प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्या मसला आ रहा है, ये प्रोग्राम तो प्रिंट कर ही नहीं रहा, क्या इशू आ रहा है इस प्रोग्राम में। ओके, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया।
कोई इशू है प्रोग्राम में? ये तो चल ही नहीं रहा। क्या इशू हो सकता है इस प्रोग्राम में? जाहिदा, रेखा, जाहिदा, रेखा। मैम मुझे तो ये पूरा समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी। चले मैं समझा लूँगी, आप मेरे साथ 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 आप मुझे, चले हम इसको साथ साथ समझते भी हैं और इसका एरर भी रिजॉल्व करेंगे। ओके ओके, चले हमने एक फंक्शन बना दिया, वो नॉन वाइड फंक्शन है इंटीजर के नाम से, उसका नाम है फैक्ट। ओके, उसको हम एक पैरामीटर दे रहे हैं नम के नाम से। चले ये भी हो गया। उसमें हमने एक वेरिएबल इंटीजर के नाम से जो है वो बनाया है, जिसकी वैल्यू है आई। ओके, सॉरी, जिसका नाम है मल्टी और जिसकी वैल्यू है आई। अब हम एक फोर लूप लगा रहे हैं वन के नाम, आई के नाम से, जो कि वन से शुरू होगा और उस नंबर तक चलेगा। क्योंकि मैंने आपको फैक्टोरियल का बताया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार नंबर्स आते हैं, जिस भी नंबर तक आपको चाहिए वो वहीं तक चलता है, उनको मल्टीप्लाई करता हुआ जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर करके हमने उसको मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। अब जो भी वैल्यू, लास्ट वैल्यू मल्टी में आए, वो उसको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। उसको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। मल्टी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ओके, रिटर्न कर दो मल्टी को। मेन फंक्शन में आके मैंने क्या किया, पहले यूज़र से एक नंबर लिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मैं नंबर दूँ उसी पे उसका फैक्टोरियल प्रिंट हो। ओके, पहले मैंने नंबर डिक्लेयर किया, यूज़र को कहा एंटर अ नंबर। उसके बाद मैंने उसे नंबर लिया, क्योंकि नंबर इस तरह से हम लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि ये एक नॉन वाइड फंक्शन है, तो मतलब मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखा, उसको जो भी वैल्यू मुझे देनी थी एज अ पैरामीटर वो दे दी। ओके, वो वैल्यू देने के बाद मैंने उसको एफ में स्टोर करवा दिया। अब मैं प्रिंट किसे करवाऊंगी, मैं एफ को प्रिंट करवाऊंगी। लेकिन मसला आ रहा है, एफ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? या तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि बार बार तुम इसको चेंज करो मल्टी को, लेट्स सी। ओके, ये अब भी प्रिंट नहीं कर रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन रेखा आपको भी शो नहीं हो रही? मैम मुझे हो रही है। जाहिदा, इंटरनेट इशू। क्या इशू आ रहा है? मुझे ये इशू समझ है, या तो मुझे लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई बाय आई, इसको मैंने रिटर्न यहाँ पे भी लिख लिया, ये भी, एवरीथिंग इज ओके, सब ओके। व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द इशू? फाइल लिखेगा। ओके, ये प्रिंट ही नहीं कर रहा। मसला क्या है यहाँ पे? आज हमें बहुत एरर्स आए हैं। इसी तरह आपने एरर से घबराना नहीं, बल्कि बैठ के उनको सॉल्व करना है। क्या मसला है? इसको मैं उठा के अपने मेन फंक्शन में प्रिंट कर असाइन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। क्या इशू आ रहा है? प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? प्रोग्राम तो चल रहा है, प्रोग्राम चलने के बाद ये इशू क्यों आ रहा है? आयशा है क्लास में? आयशा भी नहीं क्लास में। चले ठीक है, खुद ही करना पड़ेगा। मतलब ये नम तक चले, आई प्लस प्लस, ओके, एवरीथिंग इज ओके। मसला क्या है आखिर? ओके, पूछ लेते हैं टीचर से जाके। हमें तो सब सही लग रहा है, हमने तो ड्राई रन करके भी देख लिया। देख लेते हैं ये क्या कहते हैं हमें। Few that prevent it from working. ओके,
एक मिनट, हम कोड नहीं देखेंगे, हम कोड नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे कोड में क्या इशू है, तो हमें सिर्फ वो दिखाओ। ओके, वेरिएबल स्कोप एंड इनिशियलाइजेशन, द फैक्ट इनसाइड द फॉर लूप। ओके ओके, चलो, एक्स्ट्रा द स्पेस दैट, ओके, ये स्पेस जो है वो कुछ इश्यूज कर रहा है। ओके, ये स्पेस कुछ इश्यूज कर रहा है। ओके, अच्छा, इसको, ये स्कोप हम पढ़ लेंगे कल कि स्कोप क्या होता है और इसकी वजह से हमें क्यों इश्यूज आ रहे हैं। अब हमारी जो भी वैल्यू होगी हम उसे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ओके, लेट्स सी, अब चलेगा प्रोग्राम। ओके, अब चल गया। ओके ओके, अब फिर से समझ लेते हैं। और एरर ये था कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया था कुछ इस तरह से, तो उस मैम स्पेस ये की वजह 120 से कैसे आया? ये समझ नहीं आया आप लोगों को। 120 कैसे आया? 120 कैसे आया, चले समझ लेते हैं। देखें, मैं चाहती हूँ कि 5 का फैक्टोरियल प्रिंट हो। ओके, तो फैक्टोरियल, पहले मैंने क्या किया, यूज़र से एक नंबर लिया, एंटर नंबर, मैंने उसे नंबर दे दिया भाई चलो 5 तक चलो। ओके, उसने क्या किया कि वो फंक्शन के पास जाएगा पैरामीटर बन के, num1 की वैल्यू क्या है 5, ये कॉपी बन के जाएगा इसके पास। ओके, अब num की वैल्यू क्या है 5, इसका मतलब कि जो मेरा लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, वो 5 तक चलेगा। अब वो कैसे होगा कि जब जब वो पहले 1 आएगा लूप में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मल्टीप्लाई कर दो 5 तक। 1 मैम मुझे अभी जी जायदा, शो नहीं हो रही, ज्वाइन किया है फिर भी। स्क्रीन फिर भी शो नहीं हो रही, ये इंटरनेट इशूज है क्योंकि रेखा को शो हो रही है जायदा। चले, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिलता है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हमें मिलता है 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से हमें मिलता है 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें मिलता है 120, जो कि हमारा क्या है, फैक्टोरियल है किसका, 5 का। और जैसे ही इसमें 120 आया, इस मल्टी के वेरिएबल में 120 आया, उसने उस 120 को रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही हमने उसे रिटर्न किया है तो यहाँ पे हम उसे स्टोर भी तो करवा रहे हैं f में, तो f की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई, और हमने सिंपली उस f को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया 120। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फैक्टोरियल इज लिख लेती हूँ, कोई मसला ना आए। ओके, 120 फैक्टोरियल इज, इसको बाद में लगाते हैं, फैक्टोरियल इज t, फैक्टोरियल इज 120। 5 का फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल इज 120। अब समझ आया आपको, रेखा समझ आया आपको? यस मैम समझ। ओके, इट मीन्स कि आपको वॉइड फंक्शन विथ पैरामीटर्स क्लियर हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने नॉन वॉइड फंक्शंस को देखा, और नॉन वॉइड फंक्शंस में ही हमने पैरामीटर्स भी देख लिए, क्योंकि हमने नॉन वॉइड फंक्शन में नॉन वॉइड फंक्शंस बिना पैरामीटर्स के भी बन सकते हैं और पैरामीटर्स वाले भी बन सकते हैं। तो हमने नॉन वॉइड फंक्शंस विथ पैरामीटर्स देख लिए। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या बचता है, और चले देख लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स बचते हैं। ओके, ऑपरेटर्स, तो मैम ये वॉइड एंड नॉट वॉइड, जी रेखा, ये फंक्शन दो बस वॉइड एंड नॉट वॉइड। ओके ओके, ये अच्छा सवाल है आपका। इनके अलावा भी हमारे फंक्शंस हैं,
लेकिन ये वाले जो फंक्शन थे वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो यूज़र खुद से डिफाइन करते हैं प्रोग्राम या डेवलपर, ठीक है। उसके मतलब अलावा कौन से? और कौन से फंक्शंस हैं, सवाल बहुत अच्छा है आपका, चले देख लेते हैं। उसके बाद आपके कुछ लैंग्वेज के डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्या कहा गया यार, बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप, बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, ओके, बेस्ड ऑन पर्पस, ओके, ये वाले फंक्शंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ये वाले हमारे वो फंक्शंस हैं जो हमारी लाइब्रेरी में जो हम इंक्लूड करवाए, जैसे stdio या फिर iostream, उनमें इंक्लूड होते हैं, प्री डिफाइंड इन लाइब्रेरीज और द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मतलब जो हमारी लैंग्वेज है C या C++, इसमें ऑलरेडी ये फंक्शंस जो है वो बने हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है प्रोग्राम में, तो उसको पहले कंपाइलर क्या समझेगा कि वो वेरिएबल है, लेकिन जब वो देखेगा कि उसके साथ भाई ये पैरेंथेसिस लगी हुई है, तो वो समझेगा कि ये एक फंक्शन है, मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है। ओके, अब आपने ये सोचा कि जब हम C में प्रिंट f लिखते हैं उसके साथ हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, जब हम स्कैन f लिखते हैं तो उसके साथ हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो क्या वो फंक्शन नहीं है? ये मैम फंक्शन। है वो फंक्शन, लेकिन वो कौन से फंक्शंस हैं, वो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन हुए हुए। इसके बाद हमारे कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि हम यूज़ करते भी हैं, इट्स अप टू यू कि आप उनको यूज़ करें ना करें। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का फंक्शन है, अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं। C++ में हमारे पास सी आउट, वो भी एक फंक्शन था, सी इन वो भी हमारे पास एक फंक्शन था, POW ये भी हमारा एक फंक्शन है, ABS ये भी हमारा एक फंक्शन, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जो हमारे लैंग्वेज में डिफाइन हुए हुए हैं। बाकी तो हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन देख लिए थे, तो फंक्शंस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। फंक्शंस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके, ऑपरेटर्स को देख लें हम लोग, या फिर कल सुबह देखें ऑपरेटर्स को, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स रहते हैं वो ऑपरेटर्स हैं, और चलिए देख लेते हैं ऑपरेटर्स को। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन शायद दिया हो, हाँ दिया था मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट में, एक सवाल था आपके पास कि एक नंबर ले यूज़र से और ये बताना है, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा कि वो सवाल क्या था। फैक्टोरियल वाला। नहीं, फैक्टोरियल वाला नहीं था, कि वो डिविजिबल है 3 से और 9 से, कुछ इस तरह का था। इधर देख लेते, इधर होगा शायद। Yes, whether it is divisible with 3 or the 9. Print all numbers between 1 and 100 that are divisible by 9 and not by 3। तो ये तो 1 से लेकर 100 तक नंबर्स की बात है ना। पहले हम एक नंबर को देख लेते हैं, यूज़र से एक नंबर लेते हैं और चेक करते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये कैसे होगा? पहले हम यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं, ओके, स्कैन एफ लिख लेते हैं, पहले फंक्शन है, इंटीजर है तो मतलब /d, पहले हम उसे कहते हैं भाई एंटर अ नंबर, नंबर को एंटर करो, एंटर अ नंबर, ओके, उसने नंबर एंटर कर दिया कोई। उसके बाद हमने अपना एड्रेस ऑपरेटर लगाया, नम लिख लिया, ओके। अब क्या होगा अब हम लगाएंगे इफ की कंडीशन, क्योंकि कंडीशन है ना कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे कि नम जो है वो डिवाइड करे अगर हम उसको 9 से और 0 0 आ जाए, इसका मतलब कि तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब ये मैं आपकी पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कौन से?
पहला आ जाता है हमारा ये एंड, इस तरह से दो एंड आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारा एंड ऑपरेटर है। दूसरा आ जाता है हमारे पास और 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 आपको तो पहले ही पता है, वेरी गुड। ओके, तीसरा कौन सा है हमारे पास? नॉट। नॉट, वेरी गुड। नॉट मैम। यार आप लोगों को तो पहले ही पता है। चले, एंड हमें क्या बताता है? एंड हमें आंसर क्या देता मैम है? कंडीशन जो होगी एक वाली, मतलब तो उसे पॉजिटिव करके वो बताए। ओके, मतलब इसका मतलब कि हम लिखेंगे ये हमें ट्रू तब देगा, ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यस मैम। बोथ कंडीशंस हो या उससे ज़्यादा हो, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू, हम ऑल लिख लेते हैं। हमें ये ट्रू कब देगा, ये ट्रू कब होगा जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। और ये ट्रू कब होगा? व्हेन जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी हमारी। होगी। कंडीशन ट्रू कैसे होंगी? जायदा आपका सवाल क्या था? मैम मेरा सवाल नहीं था। किसका सवाल था फिर? व्हेन एट लीस्ट वन मेरी कंडीशन एक इज ट्रू। और वो होता है ना जिसमें एक कंडीशन रहती है। इसको देख लेते हैं प्रोग्राम में करके। अभी आप यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे मैंने जो भी नंबर दूंगी यूज़र को, मतलब प्रोग्राम में मैं एज अ यूज़र हूँ और मैं कोई नंबर दे रही हूँ और वो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। ओके, दूसरा क्या है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से बट कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से। मतलब अब मैं क्या लगाऊंगी? एंड लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोनों कंडीशंस ट्रू आनी चाहिए। कि अगर मैं एक नंबर दे रही हूँ जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से भी और कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से, मेरी दो कंडीशंस है और दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए उस नंबर को प्रिंट करने के लिए। क्या है? जो नम है, अब मैं वापस नम लिखूंगी, उसको डिवाइड करूंगी किससे? और 3 से, लेकिन वो क्या हो, वो किसके बराबर ना आए? वो 0 के बराबर ना आए। ओके, वो 0 के बराबर ना आए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे वही नंबर चाहिए जो सिर्फ कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 9 से, लेकिन वही नंबर एट द सेम टाइम कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से। ओके, और अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाता है हमें, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं उसे कर देती प्रिंट कर दो उस नंबर को सिंपली, और कुछ मत करो। ओके, उसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो नंबर को। चले देख लेते हैं, पहले हमें यूज़र को एक नंबर देना पड़ेगा। नंबर देख लेते हैं हम कौन सा देते हैं। 56 दे के देख लेते हैं। ओके, स्लो चल रहा है। क्या मसला आ रहा है? आयशा, आप क्लास में प्रेजेंट है? आयशा, आप क्लास में प्रेजेंट है? ओके,
कंपाइलर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। फिर से इसको करके देख लेते हैं। लोड हो जाए। ओके, ये कंपाइलर ही वर्क नहीं कर रहा। ओके, चलेगा। बोल तो कौन? ये कंपाइलर का इशू हो रहा है और ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। उसको मैं वापस बार बार चला के देख रही हूँ, फिर भी को रन करके देखते पहले, इसके लिए ही नहीं चल रहा। ओके, क्या मसला है? ओके ओके, हमारा कोड बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंपाइलर नहीं चल रहा। चलिए एक और कंपाइलर जाके देख लेते हैं। और ये क्या है, छोड़े से, ये चल ही नहीं रहा। लेट्स another compiler, ऑनलाइन सी कंपाइलर। अब इसको रन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। कमांड फेल्ड, टाइम आउट 7 ओके, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। ओके, नो इशू। इनपुट द प्रोग्राम को हमने 5064 इनपुट दे देते हैं, उस पर चल जाए पहले। प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। ओके, अच्छा, प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आएगा, एल्स में हम उसे कुछ भी प्रिंट एफ दे देते हैं, इस तरह से कुछ। अच्छा, ओके, ये आपको स्क्रीन विजिबल है रेखा जाहिदा? यस मैम। ओके, तो अब मैंने एक कोड, इसको छोड़ देते हैं, ये चल ही नहीं रहा। यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वही प्रोग्राम है कि मुझे यूज़र से पहले एक नंबर लेना है
और उस नंबर के बेस पे बताना है कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से, लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, एंड ऑपरेटर। क्योंकि ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर एक नंबर है आपका, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर प्रोग्राम चलेगा, इफ कंडीशन चलेगी, अदरवाइज इफ कंडीशन चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे मैंने 65 दिया है, तो 65 ना तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है भी 9 से तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 3 से। और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल 3 से नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है, सपोज 18 है, 18 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, और 18 कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से भी, लेकिन मुझे ये नंबर प्रिंट नहीं करना, मुझे वही नंबर प्रिंट करना है जो सिर्फ कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से, और एट द सेम टाइम वो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो किससे, 3 से। तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू आए तो वो नंबर प्रिंट करो, अदरवाइज कुछ प्रिंट ही ना करो। ओके, तो प्रोग्राम हमारा, पहले हमने प्रोग्राम को स्टेप्स में तोड़ दिया। यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम को देखूँ तो उसने मुझे कहा प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 दैट आर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 3। तो इस प्रोग्राम को मैंने सबसे पहले क्या तोड़ा कि पहले तो मैंने एक नंबर के लिए कंडीशन रखी। अब एक नंबर के लिए मेरी कंडीशन सेट हो गई तो मैं अब उसको सिर्फ लूप में उतार दूंगी। ओके, अब अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ और मुझे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है तो मैं एक फोर लूप लगा दूंगी और उसको मैं आई से स्टार्ट कर दूंगी 1 से, और चला दूंगी मैं उसको 100 तक, आई प्लस प्लस कर दो, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज आ गई। और एल्स में हम क्या करेंगे, नंबर इज नॉट completely ओके, नथिंग लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे 9 से, और वही नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे किससे, 3 से। प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे नम आ रहा है क्योंकि अब हमें आई को चेक करना है, तो हम यहाँ पे किसे चेक करेंगे, आई को चेक करेंगे, और प्रिंट भी हम आई को ही करेंगे। रिटर्न 0, क्या इशू आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ये एल्स का, ये ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, नथिंग नथिंग नथिंग, यहाँ पे /n भी आना चाहिए। ओके ओके, 1 से लेके 20 में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कंप्लीट, ओके ऐसे कोई नंबर्स ही नहीं है, वाओ। ये 65 बार क्यों नहीं था, मतलब आया। 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे कोई नंबर्स ही नहीं है जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से और कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से। 1000 करके देख लेते हैं प्रोग्राम चलता है कैसे, लेट्स सी। कंपाइलर है, इसके लिए मुश्किल नहीं है। ओके, आप ये देख रहे हैं हर जगह नथिंग नथिंग आ रहा है। गूगल पे जाके देख लेते हैं कि टेल मी अ नंबर, बल्कि नहीं, अ नंबर दैट इज completely divisible by 3, divisible by 9 but not by 3। let's see, अब वो ऐसा कौन सा नंबर है जो completely divisible हो 9 से, तो देखो, ओके, so no numbers between 9 and which is exactly, so no number between 9 and 54। ओके, कोई ऐसे नंबर्स ही नहीं है, चले 54 तक तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, उससे आगे भी नहीं, हमने प्रोग्राम करके देख लिया है। लेकिन ये कंडीशंस आपको समझ आए, यहाँ पे हमने एंड भी रखा। एंड क्यों रखा, क्योंकि हमें एंड का पता है कि एंड तभी वर्क करेगा जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन है कि नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से, और ये कंडीशन है कि कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो 9 से।
ना होना भी उसकी कंडीशन है और उसका होना भी उसकी कंडीशन है। और एंड को क्या चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। मतलब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो 3 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो, और नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो 9 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो। और यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर भी लगाया है। नॉट इक्वल ऑपरेटर इसलिए लगा क्योंकि मुझे अब वो यहाँ पे तो वो इक्वल इक्वल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो बताएगा कि इक्वल नहीं है। ये चीज़ें समझ आई आप लोगों को? जाहिदा, नहीं रेखा, आ रहा मैम। ये चीज़ें नहीं समझ मैम, आई? मुझे नहीं आया समझ। ओके, ये मुझे चीज़ भी समझ। नहीं है। ओके ओके। अच्छा, मैं एंड का बता रही थी कि एंड जो है ऑपरेटर, वो क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि जो कंडीशन, जो भी मुझे कंडीशंस मिली हुई है, वो सब कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि एक नंबर है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है 9 से, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो एक नंबर है। चलो भाई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से। वो चेक करेगा मेरी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि मैं एंड हूँ और मुझे हर कंडीशन ट्रू आएगी तभी मैं चलूँगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूँगा। तो कोई नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और 0 नहीं आता, और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो उस नंबर को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो क्या कहेगा, नथिंग। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 50, मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में जो भी नंबर्स हैं जो 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 3 से भी हो, तो उनको प्रिंट कर दो। अब ये कर लेते हैं। चले, ये देखें, सबसे पहले हमें नथिंग नथिंग आया क्योंकि कुछ नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे आ रहा है 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो ये कोमा सेपरेट लाइन्स नहीं लगाई। चले, तो वर्क नहीं कर रहा, चले कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 9, तो 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से और कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो उसने 9 प्रिंट किया। अब यहाँ पे कहीं पे 8 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे 3 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल आता है, लेकिन अगर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, 0 रिमाइंडर नहीं आता उसमें। तो उसने 3 प्रिंट नहीं किया, उसने 9 प्रिंट किया है। उसके बाद उसने क्या प्रिंट किया, उसने 18 प्रिंट किया है कि 18 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो उसने उसको 18 को प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह जो भी नंबर्स 1 से 50 के बीच में उसने प्रिंट कर दिए। अब समझना क्या है कि ये नंबर्स तभी प्रिंट हुए, 18 तभी प्रिंट हुआ जब हमारी एक कंडीशन ट्रू थी और साथ साथ हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर क्या मेक श्योर करता है कि मेरी जो भी कंडीशंस हो वो ट्रू आनी चाहिए तभी मैं चलूँगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? जाहिदा, रेखा? मैम ये कल समझाइएगा, मुझे नहीं आ रहा समझ बिल्कुल भी ये। मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल इस टाइम नींद में हैं, तो हम इसे कल समझ लें। यस मैम। चले ठीक, कोई बात नहीं। चले क्लास को एंड करते हैं, हम इन चीज़ों को कल समझ लेते हैं, ठीक है? ओके, मैम। अल्लाह हाफिज़।